Hi guys, welcome back to another video and this is basically part 2 of the KRN heat exchanger and refrigeration वाला वीडियो का. So as you all know कि KRN heat exchanger refrigeration का भी लेटेस्ट Q3 का रिजल्ट्स आया एंड मुझे वो रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे थे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नई एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई थी. तो आप जब भी नया एक्सपेंशन करते हो तो फिर वहाँ से रेवेन्यूज तो आने चाहिए, बट यहाँ पे ये इनिशियल स्टेजेस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड व्हाट दे सेड वाज कि हम फाइनेंशियल 26 इस साल में 20% यूटिलाइजेशन अचीव कर लेंगे. बट यहाँ Q3 के जो रिजल्ट्स हैं उनमें मेरे को ऐसा इतना ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं मिला नई फैसिलिटी का. सो इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड था रिजल्ट्स को लेके, बट आई स्टिल इंक्लूडेड इन दैट लास्ट वीडियो कि मैं इनके मैनेजमेंट से एक बार बात करना चाहूँगा. आई मीन द कॉन कॉल में एक बार जैसे ही होता है देखूंगा कॉन कॉल में आखिर मैनेजमेंट का कैसा क्या कहना है एंड फ्यूचर को लेकर कुछ व्यू बदल तो नहीं गया, लाइक क्लाइंट्स की कमी तो नहीं हो रही है, क्या सीन है बिजनेस को लेके, एंड इज इट स्टिल अ गुड प्रॉक्सी टू द डेटा सेंटर थीम इन इंडिया. लाइक लास्ट कॉल में उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया में डेटा सेंटर्स का जितना भी काम होता है, डेटा सेंटर्स वाला काम, तो उसमें जितना भी HVAC का काम होगा, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग वगैरह का काम, उसका 50% एटलीस्ट काम KRN करना चाहता है. मतलब इनका टारगेट है मार्केट शेयर कैप्चर करने का. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे अलावा और कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता ऐसी चीज़ें इंडिया में और इस रेट पे. सो वी आर लाइक द ओनली वन इन दिस स्पेस. सो हम इस चीज़ को ईजिली कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है. सो इज इट स्टिल अ गुड प्लेयर? नाउ लेट अस एनालाइज इट. ठीक है. तो KRN के बारे में जिनको नहीं पता एक बार बेसिक से मैं बता दूं तो KRN बेसिकली हीट और फिन टाइप और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चर करता है. अब फिन टाइप और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज होते हैं? देखो जी, जैसे कि जो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग होते हैं, जैसे हम जब मॉल्स में जाते हैं, एयरपोर्ट्स में जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ACs लगे होते हैं. तो उन ACs में हीट एक्सचेंजर यूज करे जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करता है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन. ठीक है, ये कंपनी. अब यहाँ पर आप मॉल्स में, इंडस्ट्रियल प्लेसेस वगैरह में जहाँ भी जाते हो वहाँ होती है. प्लस जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, फिर डेटा सेंटर्स है, उनमें भी हीटिंग, वेंटिलेशन और इन सब चीज़ों का काम की ज़रूरत रहती है. तो वहाँ पर जो बड़े बड़े AC लगे होते हैं उनके अंदर जो छोटा सा कंपोनेंट लगता है हीट एक्सचेंजर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है अपनी KRN नाम की कंपनी. ठीक है. एंड ये कंपनी की शुरुआत हुई थी आज से आई गेस 8 से 9 साल पहले. एंड डेकन कंपनी के एक एम्प्लॉय है जिन्होंने इस कंपनी को बनाया. एंड मैनेजमेंट की वाकई में तारीफ लायक है ये चीज़, क्योंकि अभी आपके डेकेन जैसी कंपनी से निकल के एक एम्प्लॉय ने 400-500 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट वाली कंपनी खड़ी कर दी. दैट्स अ रियली ग्रेट साइन ऑफ लाइक कि इंडिया डेवलप कर रहा है इन अ रियल सेंस. अब हम बात करेंगे तो देखो बिजनेस मॉडल तो ये कि भाई ये फिन टाइप और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चर करते हैं. इनका एप्लीकेशन वेरियस चीज़ों में, लाइक जो आपके इफ आई टॉक अबाउट बसेस हैं, ACs, मतलब हर जगह जो बड़े बड़े कमर्शियल AC लग रहे हैं, फिर इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में देयर आर लॉट ऑफ स्टफ. वहाँ पे जो भी ACs वगैरह लग रहे हैं तो उन ACs में हीट एक्सचेंजर लगते हैं. जब वो ACs बनते हैं तो हीट एक्सचेंजर की मैन्युफैक्चरिंग KRN करता है. एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी, स्फेयर रेफ्रिजरेशन. एंड स्फेयर रेफ्रिजरेशन इज द कंपनी जो कि बसेस में HVAC का काम करती है. मतलब वो बस के अंदर AC वगैरह का जो सिस्टम होता है वो लगाती है. एंड स्फेयर रेफ्रिजरेशन को उन्होंने एक्वायर करा. एंड इस कंपनी का जो मेनली मोटिव है, मेन एम है, वो बसेस के अंदर HVAC स्पेशलाइजेशन का है. एंड अब इस बस वाले जो सेगमेंट है इसमें कंपनी अगर कह रही है लेट्स से 1000 करोड़ का मार्केट है, ठीक है, तो हम उसमें से 15% बेयर मिनिमम कैप्चर कर लेंगे नेक्स्ट ईयर. मतलब हमारा 150 करोड़ तो आना ही आना है बस के बिजनेस से. तो बस का बिजनेस इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है. प्लस इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, नॉर्थ ऑफ 20% के मार्जिन है जो कि इनके एग्जिस्टिंग मार्जिन से बेटर है. दूसरी चीज, एंड इफ आई टॉक अबाउट कि ये बिजनेस में इनके पास प्रॉक्सी क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनसे बहुत बेटर है क्योंकि इनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. मतलब ये खुद ऑलरेडी आप समझो हीट एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चर कर ही रहे थे ना, एंड अब वो बस के लिए भी मैन्युफैक्चर करने वाले, ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज है, ये इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. बैकवर्ड इंटीग्रेशन है तो कॉस्ट पे इनका कंट्रोल है. एंड इस बिजनेस में एक खेल होता है कि यहाँ पे आपको लेट से आपको बस वाले सेगमेंट में घुसना है तो आपको सर्विस सेंटर चाहिए. अगर आपको पैन इंडिया में अपना पूरा बिजनेस चलाना है तो आपको पैन इंडिया सर्विस सेंटर चाहिए. एंड ये कंपनी पैन इंडिया सर्विस सेंटर सेटअप कर रही है. अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इन्होंने 40 सेंटर्स कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर्स अपने लाइक ऑपरेशनल कर दिए हैं. एंड इनका टारगेट है कि अगले एक साल में बाय लाइक ऑफ फाइनेंशियल 27 में ये आराम से पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस अपनी ले आएंगे एंड अपने अच्छे खासे सर्विस सेंटर्स ऑपरेशनल कर देंगे. ठीक है. अब होगा क्या कि लेट से आप किसी भी बस में आप पूरा AC सिस्टम बना के देते हो, मतलब पूरी एक बस बना के देते हो, इलेक्ट्रिक बस है जो भी बस है उसमें पूरा एक सिस्टम बना के दिया आपने AC का. अब अगर वो कुछ भी खराब हुआ तो दे नीड इमीडिएट उनको सही चाहिए चीज़ें. ठीक है. इमीडिएट रिपेयर वगैरह चाहिए. तो इमीडिएट रिपेयर के लिए आप कहाँ से भेजोगे बंदा? लाइक लेट से आप बेंगलोर में आपने बस भेजी AC वाला पूरा सिस्टम लगा के, एंड दिल्ली में आपका सर्विस सेंटर है. सो अगर आप भेजोगे बंदे को देन स्टिल एक दिन का गैप आ
जाएगा। बट इन बसेस के केसेस में इमीडिएट रिपेयर चाहिए होता है, इसलिए उनको पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस चाहिए एंड उसके लिए अपने सर्विस सेंटर हर जगह लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बस वाला बिजनेस। और बाकी KRN वाला जो मेन बिजनेस है इनका, उसकी अगर मैं बात करूं, अभी तक इनकी ना एक फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी में ये तकरीबन 400 से 450 करोड़ का मैक्सिमम रेवेन्यू क्लॉक कर पा रहे थे, ठीक है, 400 450 करोड़ का। अब इन्होंने क्या करा, एक नई फैसिलिटी लगाई आई गेस निमराना राजस्थान में। निमराना राजस्थान में उस फैसिलिटी की अराउंड कैपेसिटी है 1800 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 300 इंटू 6 1800 करोड़ की कैपेसिटी है वो। अब जब इनका ऐसा कहना है कि देखो इतनी ज़्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट्स इनका, और एक दूसरी चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेन जो इनका रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है। यूरोप, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुबई वगैरह, इन सब एक्सपोर्ट मार्केट से इनका रेवेन्यू आता है। मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट से भी आता है, बट मोस्ट ऑफ देम इनका एक्सपोर्ट मार्केट से रेवेन्यू आता है। अब इनका ये वाला जो KRN वाला बिजनेस है, इनका पूरा फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है। अगले इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 1 ईयर से पूरा 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा था। सो इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक नई फैसिलिटी बनाई जिसकी कैपेसिटी 6x, यानी कि पुरानी फैसिलिटी जब ये 300 कर रही थी तो इन्होंने बोला था 1800 करोड़ नया कर लेगा। सो इन टोटल अभी इनके पास कैपेसिटी, इफ आई टॉक अबाउट देन 1800 प्लस 400 अराउंड 2200-2300 करोड़ का रेवेन्यू करने की फैसिलिटी हो गई है। मतलब आराम से 2000 करोड़ का आप रेवेन्यू ने समझ सकते हो कि आराम से कर सकते हैं। एंड करंट रन रेट जो है इट्स जस्ट 400 से 500 600 करोड़ का रन रेट है अभी, ठीक है। 500-600 करोड़ के रन रेट से 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं अगले साल का इन्होंने बोला है। अब देखो बात को यहाँ समझना, फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्होंने बोला कि पुरानी फैसिलिटी हम अज्यूम करते हैं, लेट से 400 करोड़ का जो कंट्रीब्यूट कर रही थी वो 100% यूटिलाइजेशन पे चलती रही। अब जो नई फैसिलिटी है इसका उन्होंने बोला था कि 1800 करोड़ की नई फैसिलिटी है, वहां से रेवेन्यू आ सकता है, उसका हम 20% यूटिलाइजेशन अचीव कर लेंगे, विच बेसिकली कन्वर्ट्स के आप 360 करोड़ इस बार नई फैसिलिटी से लेके आओगे फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि Q3 और Q4 में आना चाहिए। तो एक हिसाब से इस क्वार्टर में बेयर मिनिमम 150 करोड़ तो आना चाहिए, बट साला इस क्वार्टर का ही रेवेन्यू 150 करोड़ है। मतलब आप कह रहे हो कि 150 और 250 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए इस क्वार्टर में Q3 में, बट नहीं, ऐसा नहीं, इस क्वार्टर का रेवेन्यू 150 करोड़ ही है। अब यही तो एक लूप होल है जो मेरे को लगा, बट फिर मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि देखो अभी यूटिलाइजेशन कम है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में है, एंड हम अपना जो 20% यूटिलाइजेशन वाली बात है उसको हम अभी भी रखते हैं। हम 20% यूटिलाइजेशन अचीव करके ही रहेंगे, 360 करोड़ जो ये बोला करके रहेगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे झोल इसलिए क्योंकि ये इंटर बिलिंग वगैरह वाला कुछ सिस्टम है, मतलब बनाया और फिर दूसरी अपनी ही सब्सिडी को बिल करा एंड वहाँ से हो रहा, बट ओवरऑल तो ग्रुप में रेवेन्यूज आने चाहिए। वो बात मेरे को भी मतलब हजम सी नहीं हुई कि क्या सीन है इनका, बट आई एम स्टिक टू द पॉइंट कि इनका जो कह रहा है कि 360 करोड़ जो इन्होंने बोला कि ये अचीव करके रहेंगे, मतलब इन्होंने नंबर्स वाइज ऑब्वियसली कुछ कमेंट नहीं करा, बट कैपेसिटी वाइज वो उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया कि भाई 20% यूटिलाइजेशन हम तो अचीव करके रहेंगे। अब डिपेंड्स वो रेवेन्यू में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अभी तक एज ऑफ नाउ इनका जो रेवेन्यू है 450 CR, एंड जो मेरे एस्टिमेट से उस हिसाब से 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू इनको फाइनेंशियल 26 में करना चाहिए था, बट अभी तक इन्होंने ये चीज़ नहीं करी है। सो आई गेस इनको 300 करोड़ का रेवेन्यू और चाहिए, एंड आई डोंट थिंक सो कि Q4 में इतना ज़्यादा कर पाएंगे, बट इफ दे डू देन इट्स किलर, मतलब तब तो फिर आग लगा दी वाला सीन हो जाएगा, है ना। लाइक Q4 इज अ मस्ट वॉच फॉर दिस कंपनी। अब देखो मेरा लाइक जो पर्सनल, इफ आई टॉक अबाउट द ओपिनियन और समथिंग लाइक दैट, कि आई हैड स्टेक इन दिस कंपनी KRN, मैंने इन्वेस्ट करा था एंड आई हैड अ ट्रैकिंग पोजीशन, आई गेस 1 से 2% का ट्रैकिंग पोजीशन, 2% का ट्रैकिंग पोजीशन है मेरे इस कंपनी में, एंड मैं अपना स्टेक तभी बढ़ाऊंगा जब मुझे एग्जीक्यूशन दिखेगा। अब देखो Q3 में मैं चाह रहा था कि मैं मोस्ट प्रोबेबली अपना स्टेक बढ़ाने वाला था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लाइक 2-3% से 4-5% की रेंज में, 4% लिया था, ठीक है, मैक्स। अब बट यहाँ क्या होगा, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि Q3 में मेरे को रिजल्ट्स में उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला। मार्जिन्स भी ऑब्वियसली देखो नई फैसिलिटी है तो नया स्टाफ वगैरह आप लगा रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन बच गया। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री गेन आ गया। भाई तुम्हारा एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइस आसमान छू रहा है, तो उससे तुम्हारा इन्वेंट्री गेन आ गया, तो तुम्हारे मार्जिन स्टेबल हो गए। कुछ लोगों ने कहा मेरे को कि 20% का ग्रॉस मार्जिन इज बैक टू द बैक, एबिटा मार्जिन 20% के बैक है। भाई वो उसके पीछे का मार्जिन बैक होने का पीछे का रीजन क्या है? 2 कोर रीजन है। सबसे पहले तो इन्वेंट्री गेन और दूसरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इन्वेंट्री गेन जो है भाई, इन्वेंट्री गेन है मेजर कंट्रीब्यूटर। अभी भी मार्जिन
ऑन द ट्रैक बैक नहीं हुए, आई थिंक मार्जिन को वापस 20% की रेंज में आने में कम से कम 2 क्वार्टर्स का टाइम तो लग जाएगा। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ाते जाएंगे वैसी चीज़ें सारी होती जाएगी। तो ओवरऑल एक फाइनल सॉर्ट ऑफ पिक्चर बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 450 करोड़ कर चुका है। रन रेट के हिसाब से 600 करोड़ तो देखो इजीली ये कर ही लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम तो पूरा 20% यूटिलाइजेशन नई कैपेसिटी से यूटिलाइज करेंगे। तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये शायद तक 600 नहीं 700 करोड़ तक खींच जाए रेवेन्यू को, मार्जिन धीरे धीरे वापस आएंगे। अब FY27 की बात करूँ तो FY27 में द कंपनी सेइंग कि हम नई फैसिलिटी का 50% यूटिलाइजेशन कर लेंगे, मतलब 1800 करोड़ आपकी टोटल वहाँ से आप कर सकते हो। तो उसमें से 50% इज बेसिकली 900 करोड़ एंड पुरानी फैसिलिटी का 400 करोड़, कुल मिला के 1300 करोड़ का रेवेन्यू बन रहा है। तो बेसिकली तो 100% का कैगर हो गया। इस साल का अगर आप 600 650 करते हो, अगले साल आप 1300 का बोल रहे हो, मतलब इन्होंने कमेंट नहीं करा ऐसे गाइडेंस, तो 1300 अगर ये कर लिए तो 100% का कैगर बन रहे हो। ऊपर से पैट भी बढ़ेगा ही, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि इस साल के जो पैट मार्जिन है वो डिक्लाइनिंग पेस पे थे एंड अगले साल वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो इन टफ आई वुड से कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलेगा। और क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह भी हो रहा है, बस वाला बिजनेस में भी बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि 20% के ऊपर के मार्जिन से तो पैट एक्सपेंड होगा हमारा, ठीक है। अब मतलब पैट एक्सपेंड इन द सेंस के मार्जिन बेटर है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट्स तो अच्छे खासे आएंगे। अब दूसरी चीज डेटा सेंटर वाली थीम को समझो भाई। डेटा सेंटर में बोला है कि जितना भी इंडिया का बिजनेस है साला उसका 50% मेरे पास होगा। अब 50% का ही बोल रहे हैं। अब लेट्स से कि डेटा सेंटर का बिजनेस 50% का बोलने बात है, बोलने में अच्छी लगती है, बट करके दिखाओ इज रियली इंपॉर्टेंट। सो फॉर मी Q4 इज अ मस्ट वॉच कि भाई तुम Q4 में कितना कर रहे हो। आई एग्री विथ एवरीथिंग, तो जो तुम बोल रहे हो कि भाई तुम 50% कर लोगे, ठीक है, अच्छा है। बट पॉइंट ये आ रहा है कि अभी Q3 में मेरे को एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं दिखा। Q4 में आई एम ईगर टू वेट, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कंपनी की Q4 में कैसा एग्जीक्यूट करती है। एंड इफ दिस डज ये अगर 150 वाली जो रेंज इसकी चल रही है अगर ये ब्रेक करता है, 200-250 करता है रेवेन्यू Q4 में, 200-250-300 जो भी, देन आई विल फॉर श्योर इंक्रीज माई स्टेक, अगर मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लगी। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग और इंक्रीजिंग माई स्टेक। द मेन रीजन है कि मेरे को अभी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा। ऑब्वियसली आई एम बुलिश ऑन द ऑल्दो आई एम बुलिश ऑन दिस थीम, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस थीम। मे बी थोड़ा मोड़ा इंक्रीज करूँ 0.5%, but as of now I'm not increasing my stake anything or like that or decreasing something like that, yeah। but कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई कॉल है, वो तो बस मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि हाउ यू नीड टू अप्रोच दीज थिंग्स। लाइक मेरा जो तरीका है ऑफ अप्रोचिंग कि भाई Q3 में मेरे को देखा कंपनी ने एग्जीक्यूट करा बट उतने अच्छे से नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझता हूँ यार भाई इनिशियल स्टेजेस में टाइम लगेगा, बट स्टिल मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर और कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा जब Q4 का एग्जीक्यूशन देख लूंगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि साला कोई स्टॉक नहीं हो बाजार में, इतने सारे स्टॉक है जिन पे अच्छा खासा एग्जीक्यूशन आ रहा है, लाइक V2, मनोरमा, टाइम एक्स, देन विंटेज कॉफी, बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा खासा एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। सो आई हैव स्पेस, आई हैव टू गिव देम द कैपिटल, तो मैं उन पे पैसा भी सॉर्ट ऑफ लगाऊंगा। बट इसमें मैं बढ़ाऊंगा जैसे ही इसका Q4 का एग्जीक्यूशन अच्छा आ जाएगा एंड FY27 का थोड़ा सा माइंड मैप और क्लियर हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज हाउ आई एम अप्रोचिंग द KRN डील।